जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। हमने क्या प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा और दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए, आवर्धन के बारे में भी पढ़े और आवर्धन से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए और फाइनली अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप सभी सेशन को तुरंत लाइक कर दीजिए और बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले ध्यान रखने की योग्य ये बात है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था। प्रकाश के परावर्तन में आपका क्या होता था कि कोई किरण क्या होती थी, कोई किरण आती थी और यहाँ मुख्य अक्ष से टकरा के अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती थी। लेकिन हम अपवर्तन में सेम इसके अपोजिट पढ़ेंगे, इसके उल्टा कैसे होगा उसको आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा मुख्य अक्ष है लंबवत है, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसमें करना क्या है, जैसे आपका ये आपका हो गया सघन का मतलब देखिए, यहाँ सघन का मतलब ये कोई गोला है, इसमें कोई स्थान नहीं होगा, मतलब छूटा। और विरल का क्या मतलब होगा कि रिक्त स्थानें होंगी, ठीक है। जैसे कि ठोस, ठीक है, इसमें ठोस है, इसमें कुछ रिक्त स्थान है। तो आपका जो आपका ये वाला माध्यम होगा ये विरल माध्यम, ठीक है, ये आपका विरल माध्यम और ये आपका सघन माध्यम, ठीक है। अब सघन विरल के आपके मतलब समझ ही गए। सघन माध्यम यहाँ विरल माध्यम में क्या होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल आराम से चल सकता है, लेकिन सघन माध्यम में जहाँ जाएगा मेरे साथी वहाँ प्रॉब्लम आएगी, वहाँ उसको क्या हो दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ से एक किरण आएगी, मुख्य अक्ष से टकरा जाएगी मेरे साथी और टकरा के अब किस माध्यम में आएगी, सघन माध्यम में, दृढ़ में, यानी कि इसमें विकल्प, इसमें दिक्कत होगी। तो ये टकरा के ये अभिलंब के साथ, यानी कि अभिलंब से थोड़ी दूरी पे रहेगी, ज़्यादा इधर न उधर होगी। इसके दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, देखिए मेरे साथी, एक अभिलंब ये आपका अभिलंब, ठीक है, ये भी आपका अभिलंब अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक किरण आती है और यहाँ से टकरा के इस तरफ चली जाती है। तो इन दोनों में बात फर्क इतना पड़ता है मेरे साथी कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, जिस कारण ये क्या होती है अभिलंब के बगल से होके जाती है, यानी कि अभिलंब की तरफ इधर झुक जाती है। जब इधर जाएगी, अब जब इसके प्रकाश के चाल में कमी होगी, क्या होगी, प्रकाश के चाल में यहाँ से तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो यह आप तो सीधा आएगा। लेकिन जब इसके प्रकाश के चाल में कमी होगी तो ये क्या होगा, अभिलंब से मतलब कि तिरछा हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसमें भी प्रकाश की चाल में कमी होगी तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बीच में जो आपकी जो किरण आ रही है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो यहाँ पे क्या मुख्य अक्ष से टकरा के सघन माध्यम में आती है मेरे साथी, इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण इधर से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है। क्या इतनी बात की? अब देखिए मेरे साथी यहाँ पे कोण बनता है, ठीक है। कोण क्या है, यहाँ इस कोण को आगे से लिखते हैं, आपतित कोण है और ये अपवर्तित कोण जिसको हम आर से लिखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे सभी साथियों को? इसमें कोई दिक्कत? अब आइए हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या लिखेंगे। तो प्रकाश किरणों को एक माध्यम से, क्या प्रकाश किरणों को विरल माध्यम से सघन माध्यम में
माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर गमन करती है या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, तो वो क्या मुख्य अक्ष से टकरा के सघन माध्यम में आ जाती है। या फिर इसमें कहा जा सकता है यह अभिलंब के नज़दीक आ जाती है या फिर अभिलंब से दूर हो जाती है। ये है आपके प्रकाश के अपवर्तन की कहानी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई मेरे साथ? ठीक है, ये क्या हो रही है, इसमें प्रकाश की चाल घट जा रही है और इसमें प्रकाश की चाल क्या हो रही है मेरे साथी, बढ़ रही है। ठीक है, इसमें बढ़ जाएगी तब ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये आपका माध्यम से अपोजिट हो जाएगा। ये आपका माध्यम आपका सघन हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके अपोजिट इसको हमने बनाया, ये आपका सघन माध्यम, ये है आपका विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की जो चाल होगी वो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब ये सघन से विरल की तरफ जाएगा तो ये अपने ही स्थान से ऐसे सीधे चला आएगा। ठीक है, सीधे चला आएगा। और इसमें क्या है, आपकी विरल से रहा, तो विरल से सीधा आ रहा है तो सघन में क्या हो गया, प्रकाश की चाल कम हो गई, जिस कारण से अभिलंब की ओर मुड़ गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण यही है मेरे साथी, ये इसकी चाल जो होती है, प्रकाश की चाल होती है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि ये आपतित किरण है, यानी कि विरल माध्यम में इसकी चाल क्या है, बढ़ेगी, और सघन माध्यम में घट जाएगी। यहाँ पे देखिए सघन माध्यम में क्या है, बढ़ी है, और विरल माध्यम में सघन माध्यम में कम हुई और विरल माध्यम में बढ़ेगी, जिस कारण वो अपने ही स्थान से सीधा चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत मेरे साथ है? चलिए अब इसके नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए, अब इसका नियम क्या है। आपने अपवर्तन तो पढ़ लिया, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, लेकिन इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु की बात की जाए मेरे साथी, तो यहाँ पे जो ये बिंदु है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये तीनों किस तल में होते हैं, तो एक ही तल में होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जया, आपतन कोण I की जया तथा अपवर्तन कोण R की जया, आपतन कोण I की जया। ठीक है, जया का मतलब होता है साइन I बटे साइन R। अब बटे हम देखिए लगाया कि साइन, देखिए आपतन कोण I की जया तथा अपवर्तन कोण R की जया के अनुपात के नियतांक होता है। अब इसे जो हमने निकाला है साइन I बटे R, ठीक है, साइन I बटे R, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अगर कोई स्नेल का नियम पूछे तो आपको सिंपल भाषा में यही बता देना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जया और अपवर्तन कोण R की जया के अनुपात के नियतांक होता है, यानी कि साइन I बटे साइन R। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए देखिए मेरे साथी, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, यानी कि
कांच के स्लैब का मतलब होता है गुटका। कांच के गुटके के द्वारा अपवर्तन। गुटका का मतलब वो मत समझ लीजिएगा जो खाने वाला होता है, वो नहीं होगा, ठीक है। कांच के स्लैब यानी कि स्लैब का मतलब होता है गुटके के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, तो चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर लिखना कैसे है उसको मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि हमने एक किरण ली, क्या ली? किरण P और Q। ये क्या है? विरल माध्यम है और आपतित किरण है, ठीक है। क्या है? आपतित किरण। ये किरण जब आती है और यहाँ कांच के गुटके से टकराती है तो यहाँ एक अविलंब रहता है, ठीक है। जब अविलंब रहता है, जब ये टकराती है तो ये सघन माध्यम यानी कि सघन माध्यम में आ जाती है, तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? कम होने लगती है, जिस कारण से यह अभिलंब के पास में आ जाता है। जब अभिलंब के पास में आता है तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। अंतिम छोर में यहाँ पे इसको फिर एक अभिलंब से गुजरना होता है। यहाँ पे तो ये सघन माध्यम है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो प्रकाश की चाल जो है वो बढ़ जाएगी, जिस कारण से यह किरण इस तरफ आ रही है और इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। यानी कि इससे समझ में ये आता है कि जो आपका हुआ ये अपवर्तन दो बार हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, ठीक है। ये क्या, ये बातें आपको समझ में आई मेरे साथी? और देखिए यहाँ से अगर हम एक डॉट लाइन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर हम देखें तो किरण अगर आए इधर की तरफ तो इसकी हम देख रहे हैं क्या कि ये जो आ रही है किरण, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। यहाँ से अगर किरण आए तो इसके निर्गत किरण के समांतर आ रही है। क्या आ रही है? समांतर आ रही है, लेकिन इसके बीच में एक विस्थापन होता है, ठीक है। बीच में हम देख रहे हैं कुछ दूरियां हैं जिसको हम विस्थापन बोलते हैं और इस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है मेरे साथी? तो लिखने के लिए मैं कुछ क्षण के लिए आपको स्क्रीन पे पूरा लिख के दे रहा हूँ, वहाँ से आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास बहुत छोटी रही और छोटी होने का कारण ये है मेरे साथी, क्योंकि मेरा पेपर आ चुका है पेट यूपी SSC के थ्रू, जिस कारण से मुझे पेपर देने जाना है और क्लास शायद 2-3-4 दिन के लिए बंद रहेगी, ठीक है। 2-3-4 दिन यानी कि ये मत जोड़िएगा 2-3-4-6 ऐसा नहीं, 4-5 दिन आपका क्लास बंद रहेगा, आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसके बाद आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है। तो अभी सेशन को आपने लाइक नहीं किया है मेरे साथी तो कर दीजिएगा, ठीक बा? कर दे भैया, इतना मेहनत खाती एक चीज़ मांगनी, एक छोटा सा लाइक और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। और बाकी के वीडियो अगर आप नहीं देखते तो हमारा इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। पीछे हम रसायन विज्ञान 3 अध्याय खत्म हो चुका था और आपकी ये जो भाग चल रही है नए बैच की, ये 9वें भाग होगी। 8वें भाग तक आपने नहीं देखा है मेरे साथी तो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा। चलो फिर मिलते हैं।